तो चलिए स्टूडेंट, हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं पोटेंशियोमीटर। ठीक है, अब पोटेंशियोमीटर क्या होता है और पोटेंशियोमीटर की वर्किंग कैसे करते हैं, कैसे होती है और उसका प्रिंसिपल क्या होता है, इस बात को सबसे पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, पोटेंशियोमीटर बनाते कैसे हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, एक सेल लेंगे, उसको एक रियोस्टैट लगाएंगे और यहाँ से एक वायर जोड़ेंगे यहाँ तक, और इस वायर को मैं यहाँ पर ब्लू में ड्रॉ करने वाला हूँ। ये हो जाएगा हमारा वायर ए बी, और ये है हमारा पोटेंशियोमीटर। बस इतना ही होता है। ठीक है, मेनली इतना होता है। ये जो होता है ये वेरिएबल होता है। ठीक है, तो वेरिएबल होता है, इसको आर एच बोलते हैं, रियोस्टैट बोलते हैं, यानी कि ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है इसका, वेरिएबल होता है, बदल सकते हो आप उसको। ये है हमारा मेन ड्राइविंग ईएमएफ। ठीक है, ये है हमारा मेन ड्राइविंग ईएमएफ, दैट इज द बैटरी सोर्स। और ये है हमारा वायर जिसकी लेंथ होती है लगभग एल लेंथ। ठीक है ना, तो लेंथ ए भी कितनी हो गई है, एल हो गई है। अब एक्चुअली अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये जो ईएमएफ है ई, अगर पोटेंशियल डिफरेंस गिना जाए तो आएगा वी ए बी। पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ, इसमें तो फ़र्क आपको पता होगा। ठीक है, तो हम ऐसे लिखते हैं कि वी नो दैट, हमको ये पता है बचपन से कि ईएमएफ जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस प्लस करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, यहाँ है, दिख रहा नहीं वो। ठीक है, तो ये वैल्यू होती है, तो इसको याद रखने का। और करंट की वैल्यू होती है, करंट इज इक्वल्स टू ई एम एफ अपॉन रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस। इस वायर का रेजिस्टेंस आर होता है, इस वायर का, पूरे वायर का रेजिस्टेंस आर होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, आर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वायर प्लस ये आर एच प्लस छोटू आर, है ना। तो ये होता है हमारा टोटल करंट। अब इतनी चीज़ें हमको पहले से मालूम है, इतना आपने ध्यान में रखना है। और इतनी चीज़ें ध्यान में रखते हुए चलिए आगे चलते हैं कि एक्चुअली हम यहाँ पर करने क्या वाले हैं। अगर मेरे पास में वोल्टेज ए बी निकालना हो मैंने, तो कैसे निकालेंगे, हम बोलेंगे कि वी ए बी इज इक्वल्स टू, वी इज इक्वल्स टू आई आर होता है, आई इंटू आर ए बी, है ना। ए बी का जो रेजिस्टेंस है ये है, वो ये है रेजिस्टेंस आर ए बी। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख देंगे, आई इक्वल्स टू वी इक्वल्स टू आई आर ए बी, या फिर जो है तो आई इक्वल्स टू ऐसा कुछ तो भी लिख देंगे। ठीक है, अपने पास में ये वाली वैल्यू है। अब मेरे को आर ए बी निकालना है, आर ए बी। तो मैं क्या बोलूँगा कि इफ़ देखो क्या लिखा हमने, इफ रेजिस्टेंस ऑफ एल लेंथ ऑफ वायर इज कैपिटल आर देन द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को हम रो से नाम देने वाले हैं यहाँ पे। इसको नाम आप रो भी दे सकते हो, अगर आपका नाम इसको दिल बोलता है कि इसको सिग्मा बोलने का तो सिग्मा बोलो, उसको बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, रो बोलो, सिग्मा बोलो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब मैंने उसको रो बोल दिया क्योंकि मेरे को रो अच्छा दिखता है, तो मैंने उसको रो बोल दिया, तो ये हो गया आर बाय एल। तो देयरफॉर आर ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर ए बी इज इक्वल्स टू रो इंटू लेंथ ए बी, है ना, ए बी की लेंथ ऐसे हो जाएगी। एल लेंथ के लिए मैंने निकाला था, ये तो ए बी की लेंथ की बात हो गई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा रो एल ए बी, किसकी, आर ए बी की वैल्यू हो गई रो एल ए बी, ये वाली वैल्यू रो एल ए बी। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ क्या, करंट इज इक्वल्स टू, देयरफॉर करंट इज इक्वल टू वी ए बी अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा, देखो इसको हम बोल देंगे वी ए बी अपॉन रो इंटू एल ए बी, है ना, क्योंकि आर ए बी थी इसके नीचे जाने वाला वैल्यू, तो आर ए बी की वैल्यू कितनी है, रो इंटू एल ए बी है वैल्यू। तो हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि ये वैल्यू अपने पास में करंट की आ चुकी है। अब अपन क्या करते हैं, एक पॉइंट एक करते हैं, क्योंकि मैं आपको इसको शॉर्टकट भी समझाने वाला हूँ, ये तो मैं आपको डायरेक्टली प्रिंसिपल समझा रहा हूँ कि क्या होता है बोल के। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, समझ लो थोड़ी देर के लिए कि एक पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट लेते हैं थोड़ी देर के लिए, एक पॉइंट लेते हैं, पॉइंट पी। तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ ए पी हो जाएगी ना, ठीक है ना, ये हो जाएगी लेंथ ए पी। तो अब हम क्या बोलेंगे, नाउ
वोल्टेज एपी इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ एपी, है कि नहीं बात सही? देखो जरा, वी ए बी इज इक्वल टू आई इंटू आर ए बी था, तो वी ए पी इज इक्वल टू आई इंटू आर ए पी हो जाएगा, क्योंकि करंट तो सेम रहने वाला है ना भाई, करंट थोड़ी चेंज होने वाला है, करंट तो सब उसमें से जाने वाला है, टोटल करंट है वो। तो अपन ऐसे बोलेंगे कि अगर वी ए पी निकालना है तो करंट इंटू आर ए पी है वैल्यू। आर ए पी कैसे निकलेगा? वेयर रेजिस्टेंस ऑफ ए पी इज इक्वल टू, देखो रेजिस्टेंस ऑफ ए बी कैसे निकाले थे? रो इंटू एल ए बी करे थे, तो इसको क्या करेंगे? रो इंटू एल ऑफ ए पी कर देंगे। अरे वाह जी वाह, हो गई बात सही। तो आर ए पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो आर ए पी इज इक्वल टू रो इंटू स्मॉल एल, स्मॉल एल है ना उसकी वैल्यू, स्मॉल एल है इसकी वैल्यू, समझ लो थोड़ी देर के लिए। स्मॉल एल वैल्यू है तो स्मॉल एल हो जाएगी उसकी वैल्यू। चलो इस वैल्यू को लेते हैं और इस फॉर्मूले में रख देते हैं, तो अपने पास में क्या हो जाएगा? वी ए पी इज इक्वल टू करंट आई इंटू आर ए पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रो इंटू छोटू एल। अच्छा, करंट आई की वैल्यू यहाँ से लेके रख दो, ठीक है, इक्वेशन 1 में से। तो इक्वेशन 1 में से अगर हमने रख दिया फ्रॉम 1, तो ये हो जाएगा वी ए पी इज इक्वल टू करंट आई की वैल्यू हो जाएगी वी ए बी अपॉन रो एल ए बी इंटू रो इंटू एल, रो गेट्स कैंसिल, बचा कौन? ए पी का वैल्यू हो जाएगा वी ए बी अपॉन एल ए बी इंटू छोटू एल। अब देखो टोटल वोल्टेज वी ए बी, टोटल लेंथ एल ए बी, ये कांस्टेंट है, क्या ये बदल रहा है? नहीं। क्या ये बदल रहा है? नहीं। तो फिर उसको कांस्टेंट बोल दो। तो फिर हम बोलेंगे कि इफ वी ए बी अपॉन एल ए बी इज कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट का नाम क्या है? इट इज इक्वल टू के, इसको के कांस्टेंट बोल दो अगर, तो अगर ये के हो गया तो फिर क्या हो जाएगा? वी ए पी इक्वल्स टू के एल, यानी कि ए पी का वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। अब ये जो पॉइंट आया ना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रिंसिपल है। तो मैं आपको ये समझाने वाला था कि ये प्रिंसिपल है, और इस प्रिंसिपल के लिए ही हमने यहाँ पर जो है तो सारी ये इक्वेशन देखी है। तो ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या बोलता है कि वोल्टेज एट एनी 2 पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन, ठीक है, उस सेक्शन के लेंथ के बराबर है। यानी कि अगर मैं यहाँ तक का वोल्टेज लेता हूँ तो वी ए बी है, यहाँ तक का वोल्टेज लेता हूँ वी ए पी है, ऑब्वियसली वी ए पी कम होगा। मैं इसको ऐसे समझाता हूँ आपको, देखो प्रिंसिपल कैसे होगा। अगर इस पॉइंट पर मेरा पोटेंशियल और इस पॉइंट पर मेरा पोटेंशियल है ए बी, और ए बी की वैल्यू 10 वोल्ट है, ठीक है, ए बी की वैल्यू कितनी है? 10 वोल्ट है, समझ लो ना, ये 10 वोल्ट पे होगा, 0 पे होगा, तो कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस इज 10 वोल्ट। अगर ये 10 वोल्ट है और इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 10 मीटर, लेंथ कितनी है ए बी की? 10 मीटर है, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे? व्हाट इज के? के को बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं उसको? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये पेन बदल लेते हैं अपन। तो ये क्या हो गया? 10 वोल्ट और ये 10 एम्पियर, 10 मीटर सॉरी। तो के बोले तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकलेगा? के इज इक्वल्स टू वोल्टेज इज 10 वोल्ट अपॉन लेंथ, वोल्टेज अपॉन लेंथ, वोल्टेज अपॉन लेंथ, लेंथ कितनी हो जाएगी? 10 मीटर, यानी कितना आ गया? 1 वोल्ट पर मीटर। ये आ गया आपकी के की वैल्यू, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब आप जैसे जैसे लेंथ में आगे बढ़ते जाओगे आपका पोटेंशियल डिक्रीज होता चला जाएगा। देखो तो यहाँ पे 10 वोल्ट है, ठीक है, 9 मीटर पे आएगा तो 9 वोल्ट बचेगा, 8 मीटर पे 8 वोल्ट, 7 मीटर पे 7 वोल्ट, और 2 मीटर पे 2 वोल्ट, 1 मीटर पे 1 वोल्ट, और 0 मीटर पे 0, इस तरह से। तो इसको बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हमारा वैल्यू क्या हो गया फिर कि जितनी ज्यादा लेंथ आप लोगे उतना आपको पोटेंशियल मिलने वाला है। देखो जितनी ज्यादा आप लेंथ लोगे उतना ज्यादा पोटेंशियल आपको मिलने वाला है, सिंपल बात है ये, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल ये होता है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द सेगमेंट, इस सेगमेंट की लेंथ। अगर आप ये सेगमेंट अगर 3 मीटर का लेते हो तो 3 वोल्ट आएगा, 5 मीटर का लेते हो तो 5 वोल्ट आएगा, डिफरेंस है ना, ऐसे। तो मैंने एकदम आसान तरीके से आपको समझा दिया कि ऐसे होता है, इसको इस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। और अगर आप यहाँ पे लगाना चाहते हो ये वाला कॉन्सेप्ट, कौन सा, RAP वाला, यानी कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ वाला, तो भी चलता है। टोटल रेजिस्टेंस कितना, तो यूनिट लेंथ के लिए कितना। अगर टोटल रेजिस्टेंस है 10 ओम तो 1 मीटर के लिए कितना हुआ? 1 ओम हुआ, ठीक है। मैंने अगर आपको बोला कि 3.5 मीटर का रेजिस्टेंस बताओ तो कितना हो जाएगा, बोलो? करेक्ट, 3.5 ओम, बराबर है ना, ऐसे होगा। क्या करना है? टोटल, ये देखो अपन ने फ्लूइड मैकेनिक्स में भी ऐसा किए थे इससे पहले। क्या किए थे अपन ने? एक टोटल लेंथ, ठीक है, ऐसा ले लिए थे, उसका टोटल मास निकाल लिए थे, ठीक है। और फिर मैंने आपसे पूछा था कि कोई भी गिवन लेंथ का
मास अगर निकालना तो कैसे निकालते हैं, तो आपने बोला था कि हम निकाल सकते हैं उसको इस फॉर्मूले से, ये फॉर्मूले से, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, तो उसको बोलते थे लीनियर मास डेंसिटी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रेजिस्टिविटी हो जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। और आपको रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ निकालना होता है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ निकालना होता है और उसको गिवन लेंथ से मल्टीप्लाई करना होता है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इनटू गिवन लेंथ, तो वो क्या देगा, उस लेंथ का रेजिस्टेंस देगा। तो आप इसको V = IR वाले फॉर्मूले से भी करके देखेंगे तो आपको यही रिजल्ट मिलने वाला है। अगर आप इस तरह से समझते हो तो भी ये रिजल्ट मिलने वाला है। तो बात समझ में आ गई है। पोटेंशियोमीटर का सबसे बेसिक प्रिंसिपल क्या मिला कि मैं जितनी लेंथ A से B तक लेते जाऊँगा उतना मेरे को पोटेंशियल मिलता जाएगा, ठीक है, ज़्यादा पोटेंशियल। तो अब यहाँ पे एक चीज़ जो बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम है, मैं आपको बता रहा हूँ सीक्रेटली, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं। क्या, ये टर्मिनल को पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, इसलिए ये टर्मिनल हो गया पॉजिटिव। ये टर्मिनल को समझ लो P ले लो तो इसको जुड़ा हुआ है नेगेटिव, तो ये हो गया नेगेटिव, है ना। ये टर्मिनल क्या हो गया, एक टर्मिनल पॉजिटिव एक टर्मिनल नेगेटिव। हम इसमें से करंट फ्लो करवाने के बजाय अगर समझ लो बाहर से एक बल्ब लेके आता हूँ मैं, और मैं बल्ब को यहाँ से एक वायर लेता हूँ और यहाँ से एक वायर लेता हूँ और ये लगा दिया मैंने, ठीक है, ऐसे लगा दिया मैंने, तो ये बल्ब को एक्चुअली अभी वोल्टेज कितना मिला, तो हम बोलेंगे इसको मिला है VAP इतना मिला है। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मेरा एक बल्ब है, अब सुनो जरा ध्यान से, इसका एप्लीकेशन कैसा है। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि देखो भाई ये टोटल वायर के दोनों एंड्स पर कितना पोटेंशियल है, समझ लो है 100 वोल्ट, समझ लो ना थोड़ी देर के लिए, टोटल कितना है 100 वोल्ट है, ठीक है, 10 मीटर है ये वायर, समझ लेते हैं कि ये वायर की लेंथ 10 मीटर है और 100 वोल्ट। लो ये एग्जांपल नया देता मैं आपको, तो यहाँ पे इसको 110, ये कितना हो जाएगा 10, ठीक है, 10 वोल्ट पर मीटर। तो मैं आपको ये नया एग्जांपल दे रहा हूँ कि कितनी है टोटल लेंथ, कितनी है 10 मीटर, टोटल वोल्टेज कितना 100। ना मैं एक बल्ब लेके आ रहा हूँ और एक बल्ब ला के आपको बोल रहा हूँ कि ये बल्ब सिर्फ 25 वोल्ट पे चलता है, इसको बेटे 25 वोल्ट से ज़्यादा देना नहीं, तो क्या करोगे, कितना लोगे, लेंथ बताओ कितनी लोगे, कितनी लेंथ पे चलेगा हमारा बल्ब। एक टर्मिनल यहाँ जोड़ देंगे हम बल्ब का और दूसरा टर्मिनल यहाँ जोड़ देंगे, ये लेंथ बताओ कितनी होगी। पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना मिला, 10 वोल्ट पर मीटर, है ना। 1 मीटर के लिए कितना, 1 मीटर के लिए 10 वोल्ट, ठीक है ना। तो अगर मेरे को वोल्टेज कितना करना है 25, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो क्या बोलेंगे अपन, अगर मेरे को 25 वोल्ट चाहिए तो वैल्यू 2.5 मीटर, है ना, 2.5 मीटर। 1 मीटर के लिए 10 वोल्ट है, तो 2.5 मीटर के लिए कितना हो जाएगा 25 वोल्ट, समझे बात को। तो आप क्या करेंगे, आप ये जो लेंथ है इस लेंथ को बोलेंगे हम 2.5 मीटर है, 2.5 मीटर पे आप क्या करेंगे, कनेक्शन करेंगे और ये हमारा जो बल्ब है ये रोशन हो जाएगा, रोशन गेट की तरह, है ना, बराबर है। तो इस तरह से ये इस तरह से फंक्शन करता है। चलो इसके सर्किट, तो चलिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। समझ लीजिए ये एक बैटरी है और ये दूसरी बैटरी है, ओके, और यहाँ पर एक गैल्वानोमीटर लगा है, गैल्वानोमीटर मतलब, ठीक है, ये लगा हुआ है, नाम दे दिया इनके मैंने। अब आपको प्लस माइनस भी दिखाई दे रहा है ऑब्वियसली। अब मन ने ये बताओ कि एक्चुअली यहाँ पे होगा क्या, करंट किसका किधर जाएगा। तो हम बोलते देखो ये वाली बैटरी E1 अपने करंट को ऐसा भेजेगी और उसका डायरेक्शन होगा ऐसा, करंट I1 का, ठीक है। अच्छा, करंट E2 जो है वो ऐसा जाएगा, तो ये हो जाएगा डायरेक्शन I2 का, है ना। I2 करंट नीचे की तरफ जा रहा है। अगर समझ लो मैंने आपको ये पूछा कि अभी इस समय में किसी भी टाइम में गैल्वानोमीटर का करंट क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, या फिर मैं बोलूँगा I1 की दिशा में या I2 की दिशा में, क्या बोलोगे आप। तो ऑब्वियसली आप बोलने वाले हो कि इफ़ I1 अगर ग्रेटर है I2 से, I1 ग्रेटर है I2 से, तो क्या होगा, ऊपर की डायरेक्शन होगी। और इफ़ यानी कि फाइनल करंट ऐसा होगा, या इक्विवेलेंट करंट है, और अगर I1 जो है छोटा है I2 से, तो करंट की डायरेक्शन नीचे होगी I2 की, ऑब्वियस है ये। अब ये काय पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड करता है E1 ग्रेटर देन E2, दैट इज, ऐसा बोलेंगे इसको, दैट इज E1 लेस देन E2, ठीक है, इसको ऐसा बोला जाता है।
तो यानी कि E1 और E2 पे डिपेंड करता है कि किसका करंट किधर जाने वाला है। अगर दोनों के करंट बराबर हो गए तो अगर ऐसा हो जाए कि इफ़ E1 इक्वल्स E2 हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस समझो दोनों के सेम है, अगर ये जीरो है समझ लो ऐसा, तो क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो ये दोनों इक्वल का मतलब हो जाएगा करंट विल बी जीरो, यानी कि गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। तो इसको बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन कंडीशन। नल डिफ्लेक्शन, नल मतलब जीरो, ठीक है। तो जीरो डिफ्लेक्शन मतलब गैल्वेनोमीटर एक्चुअली ऐसा होता है कि गैल्वेनोमीटर जब उसमें से करंट जाता है पॉजिटिव समझो तो इधर जाके वापस आ जाता है, नेगेटिव करंट गया तो इधर जाके वापस आ जाता है, और अगर कोई करंट नहीं गया तो ऐसे रहता है, जस्ट जीरो पे रहता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा नल डिफ्लेक्शन। अब नल डिफ्लेक्शन तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है, यहाँ तक तो बात अभी क्लियर हो चुकी है। अब मैं आपको एक और बात समझाता हूँ कि एक्चुअली हम पोटेंशियोमीटर को यूज़ क्यों करेंगे, ठीक है। क्या मेरा वोल्ट मीटर काफ़ी नहीं है वोल्टेज गिनने के लिए? चलो देखते हैं ज़रा। मैंने अगर एक सर्किट ऐसे बनाया और एक सर्किट के अंदर मैंने ये रेजिस्टेंस लगाया, ठीक है, और ये वोल्टेज लगाया मैंने, है ना, और ये है 100 वोल्ट्स, ये है 10 ओम्स, है ना, ये 10 ओम हो गया। तो अब मैं क्या बोलता हूँ कि इसमें से करंट कितना जा रहा होगा, बोलो बोला करंट कितना होगा इसमें से? ये 100 वोल्ट है, इसमें से करंट जा रहा होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो, इंटरनल रेजिस्टेंस को जीरो मान लो। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है तो समझ लो ये क्या हो जाएगा, 100 डिवाइड बाय 10, दैट इज 10 एम्पियर करंट। इसमें से करंट कितना जा रहा होगा, करंट इज इक्वल्स टू 10 एम्पियर, है ना, करंट 10 एम्पियर है। अच्छा, अब अगर मैं आपको बोलता हूँ कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आना चाहिए आपके हिसाब से? ये जीरो कर दिया मैंने इसीलिए, नहीं तो अलग अलग होता है, ईएमएफ और वोल्टेज अलग अलग होता है। लेकिन अभी कितना होगा देखो भला, 100 वोल्ट होना चाहिए था, अभी तो 100 वोल्ट होना चाहिए ना, ठीक है। ये है पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैं यहाँ पे एक वोल्ट मीटर बिठाने वाला हूँ, तो देखो क्या होता है, अगर मैंने यहाँ पे एक वोल्ट मीटर बिठाया तो उसने वोल्ट मीटर ने कितना बताना चाहिए, मैंने वोल्ट मीटर ने बताना चाहिए 100 वोल्ट्स। तो क्या होता है इसमें, चलो देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पर एक वोल्ट मीटर बिठा दिया, ए लो, ठीक है, ऐसा बिठा दिया मैंने, ये वोल्ट मीटर बिठा दिया, तो ये वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आने वाली है? अभी आइडियली कितनी आना चाहिए? आना चाहिए 100 वोल्ट। V इज इक्वल्स टू आई आर, करंट कितना 10 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना 10 ओम, तो V इज इक्वल्स टू आई आर वाले फॉर्मूले से आना तो चाहिए। लेकिन होता क्या है देखो जरा, होता क्या होता है, ये तो हमारा वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर का खुद का एक रेजिस्टेंस होता है, इन्फिनिट रेजिस्टेंस, आइडियली इन्फिनिटी होना चाहिए। आइडियली वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर शुड बी इन्फिनिटी। अगर उसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होगा तो उसमें से करंट, वोल्ट मीटर से करंट कितना जाएगा, जीरो जाना, ऐसा चाहिए, आइडियल ऐसा है, आइडियल। लेकिन होता यह है कि एक्चुअली जब आप इसको बिठाते हो, ये आइडियली इन्फिनिटी नहीं हुआ, हाई रेजिस्टेंस है लेकिन इन्फिनिटी नहीं है, तो क्या होता है, एक करंट इधर जाता और दूसरा करंट ऊपर जाता, दो करंट हो गए। अभी ये करंट अभी समझ लो 1 वोल्ट, समझ लो 1 एम्पियर इधर चलेगा, समझ लो थोड़ी देर के लिए, फॉर एग्जाम्पल 1 एम्पियर ऊपर चलेगा तो 9 एम्पियर किधर गया, नीचे गया। अगर 9 एम्पियर नीचे गया तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, V/IR, तो ये वैल्यू कितनी होगी, 90 वोल्ट्स। तो वोल्ट मीटर क्या दिखाने वाला आपको, वोल्ट मीटर 100 नहीं दिखाते हुए 90 वोल्ट दिखाने वाला है। ये है प्रॉब्लम। आइडियली इसमें से करंट नहीं जाना चाहिए था लेकिन जा रहा है। तो अगर हम बोलते हैं इसमें से करंट अगर नहीं जाएगा, इसका करंट अगर जीरो हो गया, इसका करंट जीरो होगा, तो इसमें से टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो पूरा बताएगा। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता ही नहीं, पॉसिबल है ही नहीं, वोल्ट मीटर के साथ ये पॉसिबल नहीं है। और अगर मैं सिर्फ ये निकालना चाहूँ तो ये तो पोटेंशियल डिफरेंस मिला मेरे को, अगर मैं ये निकालना चाहूँ ये 100 वोल्ट कब मिलेगा, आर ये भी जीरो होता नहीं है, आइडियली जीरो नहीं होता है, ठीक है। आइडियल वैल्यू है जीरो लेकिन प्रैक्टिकली जीरो नहीं होता है, मतलब तो प्रैक्टिकली अगर जीरो नहीं होता है तो क्या हमको कभी ईएमएफ मिल पाएगा, नहीं। तो देयरफॉर ईएमएफ फाइंड करने के लिए ईएमएफ कैन बी फाउंड बाय पोटेंशियोमीटर ओनली, ठीक है। तो ऐसे होता है, पोटेंशियोमीटर से ही फाइंड कर सकते हैं आप। और कौन से मेथड से फॉलो करेंगे, ये वाले मेथड से, ये वाले मेथड से हम जो है तो सॉल्व करते हैं पोटेंशियोमीटर के सारे क्वेश्चंस। यानी कि जो ईएमएफ है अगर वो अगर समझ लो, ऐसा बोल दिया मैंने, समझ लो थोड़ी देर के लिए, E2 ये अननोन है, इसकी वैल्यू 10 वोल्ट है, समझ लो थोड़ी देर के लिए। तो इसको गिनने का तरीका आसान क्या है, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो कर दो, इसकी वैल्यू
इसके बराबर हो जाएगी, है ना। इसका डिफ्लेक्शन अगर 0 हो गया तो क्या बात समझ में आ जाएगी कि E1 इज इक्वल्स टू E2 हो जाएगा। E1 इज इक्वल्स टू E2 हो जाएगा कब, इफ IG इज इक्वल टू 0। गैल्वानोमीटर में से अगर करंट 0 हो गया तो E1 E2 के बराबर हो जाता है। बस यही तो प्रिंसिपल है हमारे पोटेंशियोमीटर का, ठीक है। बस पोटेंशियोमीटर ऐसा ही काम करता है। चलिए काम करवाते हैं, फाइंड करते हैं अननोन EMF। समझ लो ये वाली बैटरी है E डैश और इसका EMF मन ने पता नहीं है भाई, लेकिन ये है हमारी ड्राइविंग सेल, ठीक है ना। ये ड्राइवर सेल होता है, ये चला रहा है सर्किट को, और ये ड्रिवन सेल होता है जो खुद चलता है दूसरों के दम पे, ठीक है। तो ऐसा है, तो हम इसको बोलेंगे एक्चुअली कि ये ड्राइवर सेल है हमारा और ये प्राइमरी है, ये पूरा प्राइमरी सर्किट है, ठीक है। तो ये होगा हमारा प्राइमरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट का EMF है E और ये है हमारा सेकेंडरी E डैश। अब मेरे को E डैश निकालना है, वो अननोन है, मन ने पता नहीं है भाई। तो मैंने क्या करना है, देखो ज़रा, सबसे पहले क्या करना है, ये वाले EMF को 2 टर्मिनल होते हैं, ये इसका पहला टर्मिनल है, ये दूसरा टर्मिनल है इसका, ठीक है। तो दूसरे टर्मिनल को हम लगाएंगे गैल्वानोमीटर, इसको लगा देंगे, और वो गैल्वानोमीटर जो है हमारा AB पर कहीं भी आप उसको टैप कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक्चुअली इसको जब टैप करते हैं हम, तो अब मैं आपको ये बोलता हूँ कि ये EMF है E। अगर मैं ये वाले जॉकी को, इसको जॉकी बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है, अगर मैं इस जॉकी को अगर B पॉइंट पर रखता हूँ तो VAB टोटल पोटेंशियल मैंने क्या होगा, अवेलेबल होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसको हाफ पे रखा, समझ लो टोटल है 100, समझ लो ना थोड़ी देर के लिए, टोटल है 100, तो अगर मैं जॉकी को यहाँ रखूंगा तो कितना 100 मिलेगा। अच्छा, अगर एग्जैक्टली सेंटर में रखूंगा तो 50 मिलेगा, ठीक है। अगर ये यहाँ पे 1/3 पे रखूंगा तो 33 मिलेगा, 1/4 पे रखूंगा तो 25 वोल्ट मिलेगा, ठीक है, ऐसे। और समझ लो कि अगर मैंने इसको 1/4 पे रखा और इसको लगाया हुआ है, G में से अगर करंट 0 हो गया तो चलिए हम कहाँ पे थे, कॉल आ गई थी यार, बताइए ज़रा, 1 घंटा चलाया कॉल में। चलो हम थे E डैश पे, है ना। E डैश को हम बैलेंस करने वाले थे E के साथ। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको लगाते हैं। अगर समझ लो थोड़ा मैं एग्जांपल थोड़े देता हूँ और जल्दी से आसान में जल्दी बातों में आपको समझा देता हूँ। एक ऐसा एज्यूम कर लो कि इसका वैल्यू 10 वोल्ट है, ठीक है, इसका वैल्यू का है 10 वोल्ट है, और एज्यूम कर लो कि इसका वैल्यू कितना है, 20 वोल्ट है, ठीक है। एज्यूम करने में क्या जाता है आपका, कर लो भाई। तो अगर ये 20 वोल्ट है तो यहाँ पे टोटल कितना दे रहा होगा, समझ लो 20 वोल्ट ही दे रहा है, समझ लो, ठीक है। ये सबका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है और यहाँ पे 20 वोल्ट ही दे रहा है VAB। या फिर ऐसा करते हैं अपन, ये EMF क्योंकि दोनों भी इक्वल होने वाले हैं, तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे 20 वोल्ट पूरा मिलने वाला है टोटल, इधर, ठीक है, ऐसा है। तो ये 20 वोल्ट इसको पूरा मिलने वाला है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस इसका रहा भी और ये EMF 20 से थोड़ा ज़्यादा भी हुआ तो मैं अभी कोई टेंशन की बात ना है। VAB जो है टोटल ये 20 वोल्ट अपने को मिल रहा है, मालूम है। ये 10 है तो क्या होगा, ये एग्जैक्टली आपने हाफ पे जब इसको टच किया होगा, एग्जैक्टली हाफ पे, तो क्या हो जाएगा, हाफ पे कितना वोल्ट मिलेगा, 10 वोल्ट मिलेगा, है ना, ऐसा मिलेगा। तो मैं ऐसे लिख दूंगा कि ये हो जाएगा आपका A, और ये जॉकी का पॉइंट को क्या दे देते हैं, पॉइंट P दे दो, तो क्या हो जाएगा, VAP हो जाएगा ना, ये है ना, VAP। तो VAP किसको बैलेंस कर रहा है, VAP बैलेंस कर रहा है E डैश को, तो हम क्या बोलेंगे, VAP जो बैलेंस कर रहा है वो E डैश को बैलेंस कर रहा है, इस तरह से E डैश को बैलेंस कर रहा है, ऐसे हो जाता है। तो हम उसको ले लेते हैं कि समझ लो E डैश को बैलेंस कर रहा है, जब VAP की वैल्यू क्या होती है, E डैश को बैलेंस तो कर रहा है, तो इसकी वैल्यू अगर लिखना चाहें हम तो कैसे लिखेंगे, VAP हमने क्या लिखे थे अभी थोड़ी देर पहले, VAP इज इक्वल्स टू K इंटू लेंथ ऑफ AP, है ना, इट इज इक्वल्स टू K इंटू लेंथ ऑफ AP की लेंथ, ऐसा हो जाएगा। तो AP की लेंथ को अगर मैं L1 बोल दूँ तो चलेगा ना, इसकी लेंथ को अगर मैंने L1 बोल दिया तो चलेगा ना, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। चलो ये इसको हटा देते हैं यहाँ से भी, ये हो जाएगा E डैश इज इक्वल्स टू KL1, ठीक है। अच्छा E डैश को थोड़ी देर के लिए E1 बोलते हैं, आसान चीज़ें समझाता हूँ, ठीक है। अब अगर मैंने समझ लो ये किया कि E1 की जगह मैंने E2 दूसरी एक बैटरी लगाया, समझ लो दूसरी बैटरी लगाया, तो दूसरी बैटरी जो है वो कहीं और बैलेंस होगी, मतलब दूसरी बैटरी ले लिया मैंने और समझ लो पहले इसको कितना दिया था, 10 दिया था, अब इसको 15 देते हैं, ठीक है। ये समझ लो ये 15 वोल्ट की है। अगर ये 15 वोल्ट की है तो हमको ये जॉकी को क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो बैलेंस होगी नहीं, यहाँ पे तो बैलेंस नहीं होगी ना वो, क्योंकि ये सेक्शन कितना वोल्टेज दे रहा है, 10। आप 10 वाली बैटरी को बैलेंस कर सकते हो, लेकिन अब आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो समझ लो इसकी दूसरी वैल्यू यहाँ चली जाएगी, ये हो जाएगा आपका। तो ये वाली जो लेंथ है आपकी ये L2 आ जाएगी, है ना, ये आ जाएगी L2, ये दूसरी लेंथ आ जाएगी आपकी। तो अपन क्या लिख देंगे उसको, E2 इज इक्वल्स टू KL2, ऐसे लिख देंगे, ये हो जाएगी अपनी दूसरी इक्वेशन। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, समझने जैसा है, देखो जरा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बैटरी, इसका करंट किधर जाता है बोलो,
ऐसा जाता, इधर जाता। अच्छा अच्छा, ये बैटरी इसका करंट किधर आता, नीचे आता। ये करंट ऊपर से नीचे आ रहा है और ये करंट इधर जा रहा है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि दोनों करंट ऐसे पहुंचेंगे और ये करंट ऐसा पहुंचेगा और ये इसमें चल जाएगा। नहीं भाई, ऐसा कर दोगे तो कुछ का कुछ हो जाएगा वो, ठीक है। ऐसे नहीं करते। क्या करते हैं देखो ज़रा, ये टर्मिनल को क्या जुड़ा हुआ है, प्लस, तो ये टर्मिनल क्या हुआ, प्लस। अच्छा, ये टर्मिनल को क्या जुड़ा हुआ है, माइनस, तो ये टर्मिनल क्या हुआ, माइनस, है ना। अब ये प्लस और माइनस ये बीच में नहीं है, समझो थोड़ी देर के लिए। अगर समझो ना नहीं है बोल के, तो है वो वहाँ पे, लेकिन समझो ना क्या जा रहा है समझने में, कि नहीं है। तो ये क्या हो गया, माइनस टर्मिनल, ये प्लस टर्मिनल है, इसका करंट अब ऊपर से नीचे आ रहा है और ये प्लस माइनस है, इसका करंट इधर से जा रहा है। जब दोनों करंट इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रेकेज, है ना, यानी कि जीरो करंट, यानी कि गैल्वेनोमीटर जाएगा करंट कोई ना, ठीक है। तो एक्चुअली ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये जुड़ा हुआ है और ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये टर्मिनल नेगेटिव है, ये एट हायर पोटेंशियल है, ये एट लोअर पोटेंशियल है। हमारा सर्किट इधर से कंप्लीट होता है, इधर से, इसमें से नहीं होता। ऐसा आ रहा, ये ऐसा आ रहा, ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर काम ऐसे करता है। तो समझ लिया आपने पोटेंशियोमीटर का कंडीशन। तो E2 इज इक्वल्स टू KL2, तो देयरफॉर हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू के गेट्स कैंसल, बचा कौन, L1 अपॉन L2। बस ये वाली तो हमारी कंडीशन है, ठीक है। इस तरह की कंडीशन हम बनाते हैं। फिर एक और तरीका करते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ पे E1 और E2 को मैंने एक के बाद एक लगाया। पहले मैंने क्या करा था, यहाँ पे E1 लगाया था, उसके बाद मैंने यहाँ पे E2 लगाया, ऐसे करा था मैंने। ऐसा भी करते हैं हम कभी कभी कि E1 प्लस E2 दोनों असिस्ट मोड में लगाते हैं, ठीक है। दूसरा सेक्शन हम क्या करते हैं, ऐसा लगाते हैं, इसको बोलते हैं E1 और E2, इसको बोलते हैं असिस्ट मोड। असिस्ट मोड में लगाया मैंने, तो E1 प्लस E2 ये बैलेंस हो जाएगा L1 से, ठीक है। कोई तो भी लेंथ पे बैलेंस हो जाएगा ना, कोई तो भी लेंथ पे होने वाला है बैलेंस, होगा ही भाई। और दूसरा मोड होता है जिसके अंदर हम ऐसा सेट करते हैं, ऐसा, ये प्लस इधर, ये प्लस इधर, और ये माइनस इधर, ये माइनस इधर, ठीक है। ऐसा सेट कर लेते हैं। अगर ये सेट कर लिए तो इसको बोलते हैं अपोज मोड, ठीक है, इसको बोलते हैं अपोज मोड। तो इसके अंदर में क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2, है ना, इसको बड़ा ले लो, इसको छोटा ले लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। और ये बैलेंस करता है L2 को। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं फिर कि E1 अपॉन, नहीं, E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इज इक्वल टू L1, क्योंकि प्रोपोर्शनल है, मतलब KL2, यहाँ पे भी KL1 है, तो ये L1 अपॉन L2 आ जाएगा, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अगर हमने कंपोनेंटो डिविडेंडो कर दिया तो वैल्यू क्या बनेगी, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2, फिनिश। इस तरह का एक फॉर्मूला और बनता है हमारे पास में, ठीक है। और फिर आता है कि अगर देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, ये समझ लीजिए मेरे पास में दो बैटरीज है और ये है हमारा गैल्वेनोमीटर। बैटरी से कनेक्शन मैंने ऐसा किया है कि ऊपर वाली बैटरी का पॉजिटिव, नीचे वाली बैटरी का पॉजिटिव मैंने साथ में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और इस तरह से कनेक्ट करने के बाद अगर मैं देखता हूँ कि बैटरीज का जो करंट फ्लो होगा वो कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। ये होगा E1 का फ्लो, जिसको अगर मैं लूप में देखूं तो मुझे लगेगा ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, और जो E2 बैटरी होगी उसका क्लॉकवाइज फ्लो मुझे दिखे। इफ E1 अगर ज़्यादा है E2 से तो करंट का फ्लो जो होगा वो डोमिनेंट होगा और हमारा गैल्वेनोमीटर लेफ्ट को बताएगा। अगर E2 ज़्यादा है तो हमारा गैल्वेनोमीटर राइट साइड का डिफ्लेक्शन बताएगा, ठीक है। और अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं तो यहाँ पर करंट फ्लो जीरो हो जाएगा, इसको बोला जाता है जीरो डिफ्लेक्शन। तो हमारा गैल्वेनोमीटर जीरो शो करता है, दैट इज कॉल्ड एज द जीरो डिफ्लेक्शन, ठीक है। यहाँ पर E1 और E2 दोनों कैसे हो चुके हैं, सेम। तो अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस V1 और V2 है तो वो भी दोनों सेम है। तो V1 इज इक्वल टू क्या होता है, E माइनस IR, और V2 की वैल्यू भी E2 माइनस IR। तो इस तरह से अगर दोनों को हम रखते हैं, करंट तो जीरो है तो V1 और E1 इज इक्वल हुआ, V2 और E2 इक्वल हुआ, यानी पोटेंशियल डिफरेंस ही EMF के बराबर हुआ, ठीक है। अब देखो ये पोटेंशियोमीटर का हमारे पास सेटअप दिख रहा है। यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, दो EMF है हमारे पास E1 और E2, वो दोनों को हम कंपेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि मीटर ब्रिज जैसा ही कनेक्शन हमने इसके अंदर में किया है और कॉन्सेप्ट हमारे पास नल डिफ्लेक्शन ही यूज हो रहा है, ठीक है, जैसे मीटर ब्रिज में यूज हुआ था। अब यहाँ पे वायर के साथ आपको दिखाई दिया कि यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से, ठीक है। ये देखो बैटरी के पॉजिटिव से पूरा करंट पूरा फ्लो कर यहाँ से आता है पॉइंट C, ठीक है। ये सर्किट कंप्लीट हुआ। अब हम ऐसे करते हैं कि अगर हम जो है तो स्विच करते हैं 1 और 2, ये दो अलग अलग पोजीशन है हमारे पास। तो पहले 1 पे अगर हम स्विच करते हैं तो हमको क्या होगा, एक बैलेंसिंग पॉइंट मिलेगा जिसको हम बोल सकते हैं, समझ लो L1, यानी कि E1 पहला जो EMF है उसको बैलेंस करने के लिए L1 लेंथ मिली और
E2 EMF यानी कि सेकेंड EMF को बैलेंस करने के लिए अगर सेकेंड लेंथ हमको L2 मिली है तो दोनों का वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं, E1 इज इक्वल टू रो L1 और E2 इज टू रो L2। रो क्या है? रो इज द कांस्टेंट, वो कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट तो सेम, ठीक है, वो समझाया मैंने आपको। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास रेशियो बनता है E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो इस तरह का कुछ सेटअप होता है हमारे पोटेंशियल मीटर। ठीक है, थोड़ा और क्लैरिटी के लिए देखिए जरा, आपको एक्चुअल कनेक्शन बता रहा हूँ। ये है हमारा पोटेंशियल मीटर का सेटअप। इसके अंदर में हम यहाँ पे ये बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बैटरी ये हो गया की, यहाँ से रियोस्टेट। ठीक है, तो हमारा अगर कनेक्शन आप इसके अंदर ध्यान से देखेंगे तो कनेक्शन हमारा कैसे दिख रहा है कि हमने एक टर्मिनल बैटरी को कनेक्ट किया पॉजिटिव। ठीक है, बैटरी के पॉजिटिव को कनेक्ट किया समझ लो हमारे पोटेंशियल मीटर से। उसके बाद में दूसरा वायर हमने लिया और वो कनेक्ट किया है बैटरी से निकलकर हमारी की पर। ठीक है, और की से रियोस्टेट पर। ये रियोस्टेट करते हुए हम जो है तो वापस पोटेंशियल मीटर तक आ चुके हैं। ठीक है, अब अगर आप देखोगे यहाँ पे पोटेंशियल मीटर का कनेक्शन, तो पोटेंशियल मीटर ये पूरा जो वुडन बोर्ड है हमारा वो वाला है, जिसके अंदर में आपको अलग अलग वायर जो दिख रहे हैं वो फोल्डेड है। ठीक है, उसके बाद हमने ये कनेक्शन किया है, दो सेल्स लगाए हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि EMF अगर कंपेयर करना हो तो दो सेल लगाए जाते हैं और एक टू वे की होती है बीच में। वैसे ये दो सेल है आपके और टू वे की इसको ज्वाइन की जाएगी सो दैट हम एक बार एक की से E1 सेल को और दूसरी बार दूसरे सेल को हम सर्किट में रखते हैं और एक के बाद एक सर्किट के अंदर मतलब दोनों सेल्स को रखकर, ये टू वे की है देख लो हमारी, और इस टू वे की से हम सेल को किसी सर्किट में इंसर्ट भी कर सकते हैं और उसको निकाल भी सकते हैं। तो ये है हमारे पास में रिमेनिंग कनेक्शन, रेजिस्टेंस बॉक्स, गैल्वेनोमीटर और हमारी जॉकी। ठीक है, तो जॉकी हमको दिख रही है, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया हमने उसको, और ये है हमारा पोटेंशियोमीटर का वायर। और इस पोटेंशियोमीटर वायर को हम इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि हमारी फिगर कुछ इस तरह की दिखाई देगी। ठीक है, इज दैट क्लियर? थैंक यू।